नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2011 के विधि के पेपर को देखेंगे। इसका जीके का पेपर हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? इसका सही आंसर है धारा 354। अगला क्वेश्चन, एक मृत व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादन होते हुए उस विधि को जो चीज वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है, ने कौन सा अपराध किया है? इसका सही आंसर है आपराधिक न्यास भंग। अगला क्वेश्चन, दांडिक विधि में विधि से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन, खा के कब्जे में संपत्ति पर का चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों में एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने खा द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में खा के उपहत करने के लिए अपने पास रखा था। द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 382। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधन हुआ। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों में, अर्थात 463, 466 और 477 ए में। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पुलिस अधिकारी खा को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 330। ने एक रिवॉल्वर उठाई और बा को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी और बा को कोई नुकसान नहीं हुआ। ने कौन सा अपराध किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात हत्या का प्रयास। अगला क्वेश्चन, सभी हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? जस्टिस मेलविल द्वारा। अगला क्वेश्चन, यह जानते हुए कि उसके पति बा ने हत्या की है, बा को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेती है, उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है ने कोई अपराध नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एवं स्टीफन्स वाद में की गई थी। किसने कही थी? ये लॉर्ड कॉलरिज ने। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एवं उसके 4 साथियों ने बा के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और बा को उपहति कारित की। वहां के अंतावासियों ने लूट प्रतिरोध किया और इस कारण वे लोग बिना लूट का माल लिए लौट गए। वे दोषी हैं। तो इसका सही आंसर होगा डकैती के लिए। अगला क्वेश्चन, कोई विवाहित व्यक्ति जारकर्म का अपराध करता है यदि वह मैथुन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा, अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं, यह अभिकथन है। इसका सही आंसर है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के वाद में कहा गया था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बलात्संग से संबंधित है? इसका सही आंसर है टीडी वालगमा बनाम गुजरात राज्य। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? तो इसका सही आंसर है 364 का में। सूत्र सहमत से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर है धारा 87 में समाविष्ट है ये। अगला क्वेश्चन,
ये कथन और कारक से संबंधित है। कथन है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने से असमर्थ है। और इसका कारण दिया हुआ है, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, खा से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा का एक छड़ी उठा लेता है। निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध यदि कोई हो तो का द्वारा कारित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमला। ये अब सूची वाला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारा सूची 1 में वाद दिए हैं और उसमें सूची 2 में बताना है कि वो किससे संबंधित है। तो रेग बनाम गोविंदा ये हमारा है हत्या से संबंधित। महाराष्ट्र राज बनाम एम.एन. जॉर्ज ये है दुराशय से। महबूब साहब बनाम इम्परर ये है सामान्य आशय से। और मैग्नाटन बना का वाद ये है चित्त विकृत से। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है। 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है। इसका सही आंसर है धारा 86। संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। इसका सही आंसर है लोक आपराधिक न्यासभंग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है। तो इसका सही आंसर है जुर्माना। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय वे हैं, पहला मृत्यु है, दूसरा आजीवन कारावास है, तीसरा कारावास जो 2 भांति का होता है, मतलब कठोर और सादा, पांचवा संपत्ति का संपहरण, छठवां जुर्माना। अगला क्वेश्चन, का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। का ने अपराध किया। इसका सही आंसर होगा कोई अपराध नहीं किया उसने। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित व दंडनीय बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अर्थात धारा 304 बी। धारा 304 बी में दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं, वे दोषी हैं। इसका सही आंसर है आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा लूट। अगला क्वेश्चन, का हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। खा उसकी गाड़ी से मारा जाता है। का किस अपराध का दोषी है। तो इसका सही आंसर होगा हत्या, अर्थात बी। अगला क्वेश्चन, चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट पाने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नवाद में धारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा सूची से संबंधित है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है संपत्ति का परिदान, तो इसका होगा बलात् ग्रहण, अर्थात ये। संपत्ति को लेना, तो ये हो जाएगा चोरी। संपत्ति का न्यास होना, तो ये हो जाएगा आपराधिक न्यासभंग। स्वयं के प्रयोग के लिए निर्दोषिता प्राप्त संपत्ति का संपरिवहन, तो ये हो जाएगा आपराधिक दुर्विनियोग। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवैध शब्द हर बात को लागू है जो। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात अवैध हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो।
अगला क्वेश्चन, आ एक बक्से में जो बा का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बा चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए। आ ने भारतीय दंड संहिता के नीचे दी गई किस धारा में अपराध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ ने कोई अपराध नहीं किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है की श्रेणी में आने वाले कृत्य का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? इसका सही आंसर है 299 में। आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। विमुक्त के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। यह 2011 में किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है मृणाल गुप्ता बनाम त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अर्थात अध्याय 8। अध्याय 7 में सबूत के भार के विषय में, अध्याय 8 में विबंध, अध्याय 9 में साक्ष्यों के विषय में, अध्याय 10 में साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में विषय दिए हैं और सूची 2 में धाराएं दी हैं। तो अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न ये हमारा दिया है धारा 151 में। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप ये दिया है 155 पर। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न ये दिया है 152 पे। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से परीक्षा ये दिया गया है धारा 154 में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अर्थात धारा 60। दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्षियों द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रति परीक्षा में कौन कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। प्रति परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न निम्न हैं। कोई भी सुसंगत तथ्य, साक्षी सील के साक्षी की प्रतिपरीक्षा हो सकती है, कोई भी सूचक प्रश्न, खंडन करने के लिए उसके पूर्ववर्ती कथन के बारे में प्रश्न, उसकी सत्यता परखने वाले प्रश्न, लेखबद्ध विषयों की अंतर्वस्तुओं के बारे में प्रश्न, विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाले प्रश्न, उसका पता लगाने वाले तथा जीवन में उसकी स्थिति क्या है पर प्रकाश डालने वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात धारा 62। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 133। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद संबंधित है। इसका सही आंसर है हमारा संस्वीकृति से। मौखिक साक्ष्य हो सकता है। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन, अर्थात मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष हो सकता है, होना चाहिए। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? इसका सही आंसर है न्यायालय की अनुमति से। धारा 154 पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न करने की अपनी विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षक में किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अर्थात 65 खा के अनुसार। अगला क्वेश्चन, आ ने बा की हत्या की, आ पर हत्या का आरोप है, इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात आ पर होगा। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? इसका सही आंसर है 81A में अर्थात ऑप्शन ए। साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनार्थ विषय के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान है, तो धारा 45 से धारा 48 में। निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अर्थात धारा 63। निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? इसका सही आंसर है क्वीन बनाम अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन, किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां हैं द्वितीयक साक्ष्य अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किसी दशा प्रकट करती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अर्थात उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में दिया गया है आशय को, ज्ञान को, सद्भाव को। अगला क्वेश्चन, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए, हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी अर्थात 1, 2, 3, 4 सही है। अर्थात हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, ये कथन और कारक से संबंधित है। कथन ए में दिया है, रिश्तेदार तथा हितबद्ध साक्षी की गवाही पर न्यायालय विश्वास कर सकता है। कारण दिया हुआ है, केवल रिश्तेदारी किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कर देती। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा, किस वाद में कहा था? हरप्रसाद बनाम शिवदयाल के वाद में कहा गया था अर्थात ऑप्शन बी। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को, इसका सही आंसर है इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है अर्थात ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोजिका के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में कुछ विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है। यहाँ तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। सन 2011 में यह उच्चतम न्यायालय ने धारित किया था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अर्थात मनोज यादव बनाम पुष्पा देवी के बाद में। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी अर्थात हेतु, तैयारी और आचरण, ये तीनों का करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अर्थात 1, 2 और 3 सही है। 1 में दिया है सिविल मामलों में सील का साक्ष्य विसंगत है। 2 में दिया है पूर्व दोष सिद्ध बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। 3 में दिया गया है दांडिक मामलों में अच्छे सील का साक्ष्य विसंगत है। तो ये 3 हमारे सही है और जो चौथा विकल्प है सील शब्द के अंतर्गत केवल ख्याति शामिल है, ये गलत है क्योंकि धारा 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार सील शब्द के अंतर्गत ख्याति तथा स्वभाव दोनों आते हैं, केवल ख्याति नहीं आती। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 259 में। अगला क्वेश्चन कूट से संबंधित है। कथन 1, पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी शामिल है, कारण घरेलू संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समन मामलों के विचारण
में सत्य है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अर्थात 2 और 4, ये हमारे सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाती है? इसका सही आंसर है धारा 304 द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। इसका सही आंसर अधिकतम 15 दिनों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? इसका सही आंसर है जो 3 माह से अधिक नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन समअपहरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है? इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह अपराध हो अथवा असंज्ञेय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितना सजा तक दंड देने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 1 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ठीक सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा ठीक सुमेलित नहीं है? तो संज्ञेय मामलों की इत्तला 154, ये सही है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44, ये भी सही है। आरोप की अंतर्वस्तु धारा 211, ये भी सही है। एक से अधिक अपराधों के लिए विवरण 218, ये गलत है। 218 में दिया गया है सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकृत उबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात धारा 320 में। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। इसका सही आंसर है प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात धारा 2 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के किसी चरण में जिसकी परीक्षा हो गई है बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 311। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को प्रयोग में ला सकता है, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन गवर्नमेंट सेवकों के अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि में संस्वीकृति देने को कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात 6 माह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अविनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अविनिर्णित
निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। इसका सही आंसर हमारा यमुनाबाई बनाम अनंतराव, अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अर्थात 2 वर्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। इसका सही आंसर गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है धारा 54। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 का से 376 घ तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन अधिकारी को करना चाहिए? इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? तो इसका सही आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है हेड कांस्टेबल। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धाराओं 154 और 155(1) द्वारा संज्ञेय या असंज्ञेय मामलों के सभी रिपोर्ट को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन दायित्वाधीन है? तो इसका सही आंसर है थाने का भार साधक अधिकारी, अर्थात ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के निम्न पैरा में पंचनामा, स्वपरीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी नियम अंकित है। इसका सही आंसर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन ए में, अर्थात 129 से 146 में। अगला क्वेश्चन हमारा, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है अचल संपत्ति, अर्थात ऑप्शन सी। जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है उप जिला अधीक्षक, अर्थात ऑप्शन बी। एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2 माह के अन्यून अवधि के लिए न दे दे। अगला क्वेश्चन, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है। तो इसका सही आंसर है धारा 14। एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निश्चित नहीं की गई है? इसका सही आंसर है धारा 37। पुलिस अधिनियम 1861 की अब तक निश्चित की गई धाराएं हैं धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है धारा 17 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के कितने वर्ग बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात 3 वर्ग। अगला क्वेश्चन, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1939 कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1939 को। अगला क्वेश्चन, दुष्चरित्रों के विनियम एवं निगरानी से संबंधित उपबंध उत्तर प्रदेश विनियमन के किस अध्याय में नियमित है? इसका सही आंसर हमारा अध्याय 20 में। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के
अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है रिजर्व निरीक्षक अर्थात ऑप्शन सी। साथियों, आज हमारा उत्तर प्रदेश सहायक लोक अभियोजन अधिकारी 2011 का लॉ का पेपर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।